सो हेलो एवरीवन, आज हमारे 10 मिनट रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये है मेरा चैनल अनफिल्टर्ड तनीषा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस आ जाएं। तो आज का जो हमारा रिवीजन का चैप्टर होने वाला है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को हमने इसलिए चुना है क्योंकि इससे देखो हर साल क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो इससे आराम से आता ही है। और साथ ही साथ अभी रिसेंट में ही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, तो उसके साथ साथ ग्रेविटेशन पढ़ने का बहुत बेनिफिट होता है बिकॉज इन दोनों के फॉर्मूले काफी सेम होते हैं। तो हम अब अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज इसमें आती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय m2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टेट की तरह। वहाँ पे फॉर्मूला हमने पढ़ा था k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम पढ़ते हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में। वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में हमने पढ़ा था कि वो रिपल्सिव भी हो सकती है और वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है। ये एक सेंट्रल फोर्स होती है, ये यूनिवर्सल लॉ इंडिपेंडेंट होती है मीडियम के, यानी कि जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि उसमें जो के होता है वो कांस्टेंट होता है बट वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होती है मीडियम के। यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू अच्छे से याद रखनी है, जो कि होती है 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये कंजर्वेटिव होती है नेचर में। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट मासेस गिवन है तो उन सभी का नेट निकालने के लिए हम उस पे लगने वाली फोर्स का सम कर देंगे। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि इनसाइड होलो स्फीयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास कोई होलो स्फीयर होगा तो उसके बीच में हमारे पास कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर वो इस तरह से दे देंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इसका फॉर्मूला जो हम पे निकल के आता है वो ये होता है E इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। इसी तरह का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टेट में भी पढ़ा था, जहाँ पे था के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहाँ वो थी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटेंसिटी। नेक्स्ट चीज अब यहाँ पे आती है मेंटोस जिंदगी। देखो मेंटोस जिंदगी में सीधे वो जो तुक्के वाली जो चीजें होती है ना, कि हमने हाँ भाई एक चीज को ध्यान रख लिया और उसी के बेसिस पे हमने डायरेक्ट अपने क्वेश्चन सोल्व कर दिए। तो उसमें पहली चीज हमने ये ध्यान रखी कि अगर हमें 2 मास गिवन है और किसी ने हमसे बोला कि हम तीसरे मास को किस पॉइंट पे रखें कि उस पर लगने वाली जो अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो 0 हो जाए, तो उसमें आप x जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस का ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड मेंटोस जिंदगी में फॉर्मूला आप ध्यान रखना कि जब भी इनफाइनाइट तक वो आपसे बोले कि एक मास 1 सेंटीमीटर दूर है, दूसरा 2 सेंटीमीटर, तीसरा 3 सेंटीमीटर, इस तरह से करके वो प्लेस कर दे मास को कि ये 1 सेंटीमीटर दूर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ऐसे बोल दे कि इनफाइनाइट तक वो मास जा रहा है, तो उस पॉइंट पे इस फॉर्मूले का आपको बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि हम मानते हैं कि लैम्डा वहाँ पे क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ये। इसी तरह का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टेट में भी पढ़ा था, और इसमें हमें सिर्फ ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। E इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय एक्स एल प्लस एक्स, जिसमें कि आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि एक बार हमें x यानी कि जो पास में डिस्टेंस है इस रोड के, और एक बार हमें लेना है टोटल डिस्टेंस विच इज l प्लस एक्स, और हमें उन दोनों की इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है फोर्स ऑन मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड। उसका फॉर्मूला पता है, हमने पढ़ा था, होता है F इज इक्वल्स टू me। नेक्स्ट चीज जब हमारे पास आती है वो कोई भी आपको डिस्क दे देंगे, वो डिस्क से आपके पास सेमी सर्कल बना देंगे, सेमी सर्कल से फिर वो आपको 3/4 ऑफ सर्कल दे देंगे कि इसके सेंटर पे बताओ कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी, या फिर एक प्रॉपर आपको सर्कल देके पूछ लेंगे कि इसके सेंटर पे बताओ कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी। तो उसमें बस आपको थीटा का ध्यान रखना है, और इस फॉर्मूले में आपको सभी वैल्यूज पुट कर देनी है। E नॉट इज इक्वल्स टू 2gm बाय आर स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाय 2। इसी तरह का सेम फॉर्मूला भी हमने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा था। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट का चैप्टर और साथ ही साथ ग्रेविटेशन का चैप्टर, ये दोनों बिल्कुल मतलब इनका मतलब ऐसा मान लीजिए कि इनका अप्रोक्स 80% जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो आप अगर इन्हें कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपके दोनों चैप्टर सेम टाइम पे कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने मेरी इलेक्ट्रोस्टेट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप अभी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। पहले आप इस वीडियो को देखेगा और फिर आप ग्रेविटेशन की वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर आप दोनों को आगे पीछे करके मतलब देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। रिंग का आप जरूर ध्यान रखें, रिंग से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो डायरेक्ट मतलब पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो रिंग का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू जी एम आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। सेम ही फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टेट में भी पढ़ा था।
और जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है व्हेन स्मॉल r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कैपिटल R बाय √2। इस चैप्टर से ग्राफ के भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो इस ग्राफ को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल और होलो स्फेयर। हमने पढ़ा था अभी ऊपर भी एक लाइन में कि होलो स्फेयर जो होता है उसके इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और उसके आउटसाइड हमारे पास उसके इनसाइड पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है और उसके आउटसाइड पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है Gm/r²। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके ग्राफ पे। देखो भाई, ग्राफ आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। ग्राफ नीट के पेपर में इजीली पूछ लिए जाते हैं, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से भी। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। हमने पढ़ा कि होलो स्फीयर के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो हमारे पास 0 होती है और आउटसाइड पे हमारे पास होती है Gm/r²। बट ये चीज सॉलिड स्फीयर में नहीं होती। सॉलिड स्फीयर में मास डिस्ट्रीब्यूट होता है कंप्लीट स्फीयर में, जिसकी वजह से उसमें सेंटर पे या फिर उसके इनसाइड कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 नहीं होती। और इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड विच इज इक्वल्स टू Gm/r डिवाइडेड बाय कैपिटल R³, जहाँ पे कि कैपिटल R यहाँ पे रेडियस होता है और स्मॉल r वो डिस्टेंस होता है जहाँ पे हमसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछी गई होती है। और आउटसाइड का सेम फॉर्मूला होगा Gm/r²। और इसका भी ग्राफ आपको ध्यान रखना है क्योंकि ग्राफ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जब हमारे पास आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखो इसके तो आप फॉर्मूले मतलब अच्छे से याद कर लेना, यानी कि ये जो 3 फॉर्मूला है, 3-4 फॉर्मूले जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब क्योंकि अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े वो कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड थे, तो वो क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैट से पूछे जाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ विच इज इक्वल्स टू स्मॉल g इज इक्वल्स टू Gm/कैपिटल R²। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि अगर मान लो अब हमारे पास अर्थ से हम किसी मास को किसी हाइट पे ले गए, तो अब हमें बताना है कि वहां पे कितनी हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ये हमसे वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो किसी भी हाइट h पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G इज इक्वल्स टू G डिवाइडेड बाय 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। बट इस फॉर्मूला को आप याद ना रख के आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पे ही पूछे जाते हैं। G डैश इज इक्वल्स टू G1 माइनस 2h/r। नेक्स्ट आता है किसी भी डेप्थ पे कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ पे हम किसी डेप्थ पे किसी मास m को ले गए, तो अब बताओ उस पॉइंट पे कितना होगा हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है G डैश इज इक्वल्स टू G1 माइनस, ये जो माइनस है इसका आपको ध्यान रखना है, 1 माइनस h डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पे होता है 1 माइनस 2h/r। यानी कि ये किसी हाइट पे हमें ये फॉर्मूला लगाना है और किसी डेप्थ पे हमें ये फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू शेप। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है G डैश इज इक्वल्स टू G माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू पोल पे 90 डिग्री होती है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि पोल पे जो ग्रेविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम होती है। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमें ध्यान रखना है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय मास, और यहाँ पे वो फॉर्मूला निकल के आता है माइनस Gm/r। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखिएगा। और हमें पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी भी होती है, तो जब भी हमें नेट निकालना है तो हम इन सभी का यहाँ पे सम कर देंगे। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस Gm डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r² प्लस x²। x² वो डिस्टेंस होगा जहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना होगा। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के लिए हमें ध्यान रखना है कि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड का फॉर्मूला होता है माइनस Gm/स्मॉल r। स्मॉल r वहाँ पे डिस्टेंस है, और इनसाइड उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम रहता है। यानी कि हमने कहीं ना कहीं पीछे पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है या फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी वो स्फीयर यानी कि होलो स्फीयर के अंदर 0 होती है, बट वहीं पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो एक होलो स्फीयर के अंदर कांस्टेंट होता है। तो इसका ग्राफ भी आप ध्यान रखना, पहले कांस्टेंट और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में आउटसाइड का हमारे पास सेम फॉर्मूला होता है होलो स्फीयर की तरह, और इनसाइड का फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी कभी कभार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, जो कि होता है हमारे पास माइनस Gm/r³ ब्रैकेट में 3/2 ऑफ कैपिटल R² माइनस में हाफ स्मॉल r²। स्मॉल r यहाँ पे वो डिस्टेंस होता है जहाँ पे भी वो पूछा जाता है, और कैपिटल R उसका रेडियस होता है।
नेक्स्ट हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है del U इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो सोल्व करके हमारे पास आता है माइनस G m1m2/r। देखो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे फॉर्मूले बोलती जा रही हूँ, पर एक चीज ध्यान रखना थोड़ा फिजिक्स में, कि अगर आपको एक बार को फॉर्मूला आता है और आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, तो फिर उसके अलावा फिजिक्स में आपके पास कुछ और नहीं बचता। कहता है एक चीज ऑब्जर्व करिए, लोग पता है इस चीज को मजाक लेते हैं कि सिर्फ PYQ करने से फिजिक्स का पेपर सॉल्व नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो पहले आपने किसी भी चैप्टर के फॉर्मूला याद करे, फिर आपने उसके मतलब कॉन्सेप्ट भी अच्छे से सीखे। अब कहीं ना कहीं आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे तभी तो आप उसके PYQ सॉल्व कर पाओगे ना। तो अगर आप PYQ सॉल्व कर ले रहे हो 10 साल के, तो मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ कि आपका इजिली 140 प्लस स्कोर आ जाएगा नीट में। पर इस चीज को पता नहीं कुछ लोग मानते ही नहीं है, इस वजह से बस हो ही नहीं पाती हैं ये चीजें। तो इस चीज पे आप मेरे पे भरोसा करो, 140 प्लस बहुत इजीली आपका फिजिक्स में स्कोर आ जाएगा, सिर्फ इन फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ने से और बाद में इनका PYQ सॉल्व करने से। क्योंकि PYQ सॉल्व करना भी कोई मजाक नहीं होता। कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि अरे PYQ 5 साल के हमने तो कर लिए सॉल्व और हमारा तो नहीं आ रहा कुछ अच्छा स्कोर। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हर एक चैप्टर के आपको 10 साल के PYQ लगाने हैं, और अगर आपके वो 10 साल के PYQ लग जा रहे हैं तो आप खुद से पूछो ना कि PYQ ही तो होते हैं जो कि नीट के पेपर में आते हैं, और अगर मैं वो सोल्व कर पा रहा हूँ 10 साल तक के, तो फिर मेरे में क्या कमी है? मतलब कुछ कमी बची ही नहीं। तो अपने आप में एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो और जितना मैंने बताया उतना अच्छे से करो। नेक्स्ट चीज अब हमारे पास आती है एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2gm/r, और अगर हम इसे स्मॉल g की टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा √2gr, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एस्केप वेलोसिटी ऐसा होती है कि मान लो ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ पे एक मास प्रेजेंट है, तो मैं इस मास को कितनी वेलोसिटी से यहाँ से भेजूं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल जो एक फोर्स है वो उससे एस्केप ही कर जाए, यानी कि उस पर फिर कोई फोर्स ना लगे अर्थ से। तो इसको ही हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर भी देखा, √2gm/r होता है। r वहाँ पे डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं, और अब नीट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आने लगे हैं। पहली चीज ये है कि मून में कोई एटमोस्फेयर नहीं होता। उसका क्या रीजन होता है? उसका रीजन यही होता है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो जो भी वहाँ पे पार्टिकल जैसे मान लो हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन जो भी प्रेजेंट होता है, उन्हें इजिली वो वेलोसिटी मिल जाती है और वो मून के सरफेस से इजिली एस्केप कर जाते हैं, तो वहाँ पे एटमोस्फेयर नहीं होता। वहीं पे जुपिटर में बहुत थिक एटमोस्फेयर होता है क्योंकि इसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √gm/r। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखना डायरेक्ट। अब टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, देखो उसमें यही चीज पूछी जाती है। मतलब कहीं ना कहीं वो आपको टाइम दे देंगे और रेडियस गिवन दे देंगे, फिर वो बोलेंगे कि हमने रेडियस को इतने टाइम्स कर दिया, तो बताओ टाइम पीरियड पे कितना डिफरेंस आएगा। तो वो डायरेक्ट इसी रिलेशन से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमारे पास होने वाली है केपलर्स लॉ। देखो केपलर्स की फर्स्ट लॉ ने हमें ये बताया कि जितने प्लेनेट होते हैं वो मूव करते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सन जो होता है उसमें सिचुएटेड होता है किसी भी एक फोकस पे। तो जो पास वाला जो पॉइंट होता है, ये जो फोकस के जो पास वाला पॉइंट होता है इसे हम पेरिजी बोलते हैं, और दूर वाले पॉइंट को हम एपोजी बोलते हैं। तो इसमें नॉर्मली वो ए पूछ लेते हैं। ए कुछ नहीं होता, ए इस पूरे एलिप्स के बीच का इक्वल डिस्टेंस होता है, जो कि हमारे पास आ जाता है r1 + r2 डिवाइडेड बाय 2 करने से। और r क्लोजेस्ट और r फारदेस्ट आपसे पूछ लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1 - e डिवाइडेड बाय 1 + e, जहाँ पे कि e हमारे पास होती है इसेंट्रिसिटी। दूसरी हमारे पास केपलर सेकंड लॉ आती है जो कि लॉ ऑफ एरिया होती है, जिसमें हमें उन्होंने ये बताया होता है कि प्लेनेट जो पास में प्रेजेंट होता है वो फास्टर मूव करता है और जो दूर प्रेजेंट होता है वो स्लोअर मूव करता है। और दूसरी चीज हमें इसी लॉ में ये बताई गई है कि एरियल वेलोसिटी जो होती है प्लेनेट जो कि मूव कर रहा है सन के अराउंड, उसकी हमेशा कांस्टेंट होती है, जिसका फॉर्मूला होता है a1/t1 इज इक्वल्स टू a2/t2, जो कि हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट एट पेरिजी और एपीजी। इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं बट इससे नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है केपलर्स थर्ड लॉ, जिसपे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वो फिर से आपके सामने रेडियस को चेंज करेंगे और वो टाइम पीरियड में आपसे डिफरेंस पूछ लेंगे, और आर एवरेज का फॉर्मूला होता है r1 + r2 डिवाइडेड बाय 2। तो हम अपना आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से अपने नीट के लिए पढ़ रहे होंगे। थैंक यू एवरीवन। अपना अच्छे से पढ़ते रहें, अपने अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें।